ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ये तो हमने देख लिया जेनेटिक्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि डीएनए इन ट्रेड्स को, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर जैसे ट्रेड्स को कंट्रोल करता कैसे है। इसी बात को समझने के लिए लेट्स डीप डाइव इनटू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक जबरदस्त वीडियो। खत्म करेंगे हम इस पूरे लेसन को सिर्फ 2 वीडियो में और इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अभी तक की हमारी जेनेटिक्स की जितनी जर्नी रही उससे हमने ये सीखा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए। यानी कि डीएनए के अंदर स्टोर्ड रहता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए कहाँ होता है? सोचो 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 सोचो, सब कुछ पढ़ा है हमने हमारे पुराने लेसन में। सो डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए रहता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? क्रोमोसोम रहता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेल के अंदर। और सेल कहाँ रहता है? हमारी बॉडी के अंदर। तो बच्चों, इस पूरे लेसन के दौरान हम कुछ सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ढूंढने की कोशिश तो हम क्या ही करेंगे, हमें बेसिकली इन कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि हाउ डू डीएनए कंट्रोल ट्रेट्स? डीएनए से ट्रेट्स का, ट्रेट्स तो आप समझते हो कि भाई हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये ट्रेट्स का डीएनए से क्या लिंक है? डीएनए कैसे इन्हें कंट्रोल करता है? डीएनए कैसे बताता है कि भाई आई कलर ब्लैक होना चाहिए या फिर आई कलर ब्लू होना चाहिए, राइट? ठीक उसी तरीके से हम ये देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए का कैसा और किस तरीके से रिलेशन है। साथ ही हम ये देखेंगे कि डीएनए की इतनी बातें किए जा रहे हैं, बट आरएनए भी तो जरूरी है। तो आरएनए का रोल क्या है? तो ये कुछ सवाल हैं जिनको हम आंसर करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। और जैसे ही ये सारे सवाल आंसर हो जाएंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि भाई ट्रेट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जनरेशन में पास होते रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है एट अ मॉलिक्यूलर लेवल? तो बच्चों, अब हमारी कहानी की शुरुआत होगी डीएनए से। डीएनए, आरएनए, ये क्या है? ये है न्यूक्लिक एसिड्स। हमने बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर इन न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी। तो यहां पर हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे वापस डीएनए के स्ट्रक्चर से, राइट? तो हमें पता है कुछ चीजें, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, डीएनए विच इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए विच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट यहां पर हम डिटेल में एक बार फिर से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो शुरुआत करते हैं डीएनए के साथ। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट हैज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर देखो ऐसे ऐसे 2 होते हैं, राइट? तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक रेड स्ट्रैंड है, एक ब्लू स्ट्रैंड है, जो हेलिक्स की तरह एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अराउंड लपेटे हुए हैं। एंड दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए लुक्स लाइक। डीएनए होता है एक पॉलीमर, या फिर थोड़ा स्पेसिफिकली बोले तो ये होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के इस डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर किसे कहते हैं? जो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स से बनते हैं, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स। तो यहां पर डीएनए के केस में वो मोनोमर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का लेंथ कितना होगा ये बताता है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के हमने डीएनए बनाया तो 1 2 3 कुछ लगभग इतना लेंथ होगा। वहीं 3 की जगह हम 30 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बनाए तो ऑब्वियसली उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बात करें आरएनए के बारे में। आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड होता है, यहाँ पर 2 स्ट्रैंड नहीं होते हैं। ये भी एक पॉलीमर बोले तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़ने से बनता है, और इनका मोनोमर यूनिट्स होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये सब होता क्या है?
अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर, पेंट बोले तो 5, एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। आरएनए की बात करें तो वहां पर जो पेंटोज शुगर होता है दैट इज राइबोज शुगर। डीएनए की अगर बात करें तो वहां पर होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखो, दोनों ही पेंटोज शुगर है, राइट, दोनों ही 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स हैं, लेकिन फर्क क्या है, एक है राइबोज, दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दिया गया हो, राइट। तो इसीलिए अगर राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें 4 जगह OH 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 दिखेगा, राइट। लेकिन वहीं अगर डीऑक्सी राइबोज के स्ट्रक्चर को देखो तो वहां पर 4 के बदले में 3 OH दिखेगा, यानी कि ओ कहाँ क्या हो गया, कम हो गया, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। सो दिस इज जस्ट वन वे टू रिमेंबर कि भाई दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले कंपोनेंट पे विच इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, ये ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन बनाता है अलोंग विथ शुगर। तो यानी कि ये जो पेंटोज शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये दोनों मिल करके इस पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन बनाता है, ठीक। अब देखते हैं तीसरा कंपोनेंट विच इज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मतलब कोई ऐसा एक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नाइट्रोजिनस बेस। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बेस की तरह है। एसिड बेस तो याद है ना, बस वही वाले बेस की बात कर रहे हैं हम। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, उन्हें हम कहेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों ही जो है ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा होता है, खुशबू होता है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक बोले तो साइक्लिक कंपाउंड सबको पता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखते हैं प्यूरिन क्या होते हैं। प्यूरिन में देखा जाता है 9 मेंबर्ड रिंग। 9 मेंबर्ड रिंग मतलब देखो जो पहला रिंग दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन साथ में एक और रिंग है 7 8 9, तो इसमें कितना हो गया, ये 9 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसके एग्जांपल्स हैं एडेनिन एंड गुवानिन, जिन्हें हम शॉर्ट में A और G से भी डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे पिरिमिडिन्स की, तो पिरिमिडिन्स होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। तो देखो यहाँ पर एक सिंगल रिंग दिख रहा है, तो इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। काउंट कर लो इसके वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। पिरिमिडिन के एग्जांपल्स हो जाएंगे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। अब यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, थाइमीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो कुल मिला के ये हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस है। कौन कौन से हैं नाइट्रोजिनस बेसिस ऑल टुगेदर, प्यूरिन पिरिमिडिन मिला के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। तो अब हमने न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट्स को तो देख लिया। अब देखने वाली बात यह है कि ये तीनों कंपोनेंट्स किस तरीके से जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ जाता है और बनाता है न्यूक्लियोसाइड। याद रखना है, दिस इज नॉट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कौन कौन बनाता है, बेस और पेंटोज शुगर। कैसे बनाता है, बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बन गया, 2 कंपोनेंट्स जुड़ भी गए। अब बचा तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट कौन सा बचा, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप अपना आराम से चल के आता है और कहाँ पे आके जुड़ता है, 5-OH ऐसे लिखा रहता है आपके टेक्स्ट बुक में। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जो 5 नंबर कार्बन है उससे जो OH ग्रुप अटैच्ड है उस OH ग्रुप के साथ आके हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। और किस तरह का बॉन्ड बनाता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और जैसे ही ये जुड़ जाता है तो क्या हुआ, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, तो हमें मिल गया न्यूक्लियोटाइड। एब्सोल्युटली। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जिसके अंदर पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बेस, और पेंटोज और इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ यानी कि इस पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ गया है फॉस्फेट ग्रुप बाय फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखना ये है कि भाई इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ते हैं टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड द आंसर इज
दे लिंक टुगेदर या फिर दे कंबाइन टुगेदर थ्रू 3-5- फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है, चलो देखते हैं। एग्जैक्टली देखेंगे कि किस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के हम एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो दो का जोड़ना समझ में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि उसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे जुड़ के बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चलो समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड। ले लेते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स, लेट्स से ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो एक शुगर मॉलिक्यूल है, उस शुगर मॉलिक्यूल का 5 पोजीशन वाला कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका 3 पोजीशन वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में बन जाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अगर ध्यान से देखो तो ये जो दो पोजीशंस हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल का 3rd वाला कार्बन, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल का 5th वाला कार्बन, इनके बीच में क्या दिख रहा है, हमें फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है और ये फॉस्फेट ग्रुप बनाता है दो ईस्टर बॉन्ड्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। और इस लिंकेज से क्या हो रहा है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ जा रहे हैं और जो हमें चीज मिल रही है उसे हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। और ठीक इसी तरीके से जब ऐसे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं तो हमें मिलता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों, जब इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं तो हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलता है। अब ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं, बट हम नोटिस करते हैं कि हमेशा इस चेन के जो दो एंड्स होंगे वो दो एंड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है 5' एंड, दूसरा होता है 3' एंड। तो ऐसा नाम क्यों रखा है हमने? अगर हम 5' एंड की बात करें तो हम देखेंगे कि उस एंड में जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है उसका जो 5 नंबर पोजीशन पे जो कार्बन एटम है, राइट, उससे जुड़ा होता है एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप, इसीलिए उसे हम 5' एंड कहते हैं क्योंकि वो एक फ्री एंड होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दूसरे एंड की बात करें तो वो होता है 3' एंड। क्यों? क्योंकि उस एंड में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसके 3 नंबर वाले पोजीशन पे जो कार्बन होता है उससे अटैच्ड होता है एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि एक फ्री OH ग्रुप। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो एंड्स, दैट इज 5' एंड एंड 3' एंड। तो बच्चों, अभी तक हमने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझा उससे हमें क्या पता चला कि जो शुगर होता है और जो फॉस्फेट होता है ये दोनों मिल करके बनाता है इसका बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट बनाता है इसका बैकबोन और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिस जो होते हैं वो इस बैकबोन से प्रोजेक्ट आउट करते हैं। मतलब एक बैकबोन स्केलेटन जिसे हम कहते हैं, स्केलेटन या फिर ढांचा जिसे हम कहते हैं, वो ढांचा कौन बनाता है? फॉस्फेट और शुगर। और जो बेसिस होते हैं वो इसी ढांचे से प्रोजेक्ट आउट करते दिखते हैं हमें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो चलो बच्चों, अब डिटेल में डीप डाइव करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। कैसे प्रपोज किया था वो इंपॉर्टेंट तो है, बट फिलहाल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये स्ट्रक्चर होता कैसा है। व्हाट इज दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो चलो डीप डाइव करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। तो डीएनए में होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, तभी हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है एक ब्लू स्ट्रैंड और एक रेड स्ट्रैंड। ये होते क्या है? ये दे आर बेसिकली द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अभी अभी हमने देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, राइट? अब इस पूरे स्ट्रक्चर का जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है? आप खुद याद करो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट। एब्सोल्युटली ओके। और क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में? नाइट्रोजिनस बेसिस। एब्सोल्युटली। तो ये जो बेसिस है ये क्या करते हैं? बैकबोन तो बन गया, बेसिस जो है वो इंटरनली एक दूसरे के साथ पेयर अप कर जाते हैं। कैसे पेयर अप करते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने कई तरह के बेसिस के बारे में पढ़ा था, राइट? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इनके बारे में हमने पढ़ा। हम नोटिस करते हैं कि ये आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ पेयर अप कर जाते हैं एंड दैट्स हाउ इंटीरियर का पूरा जो जगह है वो बेसिस ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पेयरिंग होती है, ये कैसी पेयरिंग होती है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। मतलब ये जो बेसिस हैं, ये कोई भी किसी के साथ पेयर अप नहीं कर सकता है, इनका वो फिक्स्ड है कि भाई कौन किसके साथ पेयर करेगा। तो कैसे होती है पेयरिंग? एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर अप करता है विथ अ डबल बॉन्ड। साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ पेयर अप करता है विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक उसी तरह गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ पेयर अप करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड, थायमिन सिर्फ एडेनिन के साथ पेयर अप करता है विद अ डबल बॉन्ड। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब इंटरेस्टिंगली हम ये नोटिस करते हैं कि इस हेलिक्स के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये यूं एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए नहीं होते हैं, ये दोनों कैसे लगे होते हैं? यूं यूं यूं, एक हेलिक्स। मतलब समझ लो कि एक रिबन है, उस रिबन को तुमने ऐसे हेलिकल फॉर्म में रखा, एक और रिबन लिया, उसको भी हेलिकल फॉर्म में रखा, और इन दोनों को जो है एक दूसरे के सामने सामने रख दिया, तो क्या बन जाएगा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि किसका स्ट्रक्चर होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, इन सारी बातों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारा डीएनए कुछ कैसा दिखेगा? कुछ यूं दिखेगा, राइट। जब हम इसके पिक्चर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है ना कहीं पे आके मीट कर रही है, बट ये मीट कहीं नहीं करती हैं, ये दोनों ही इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और एक दूसरे के सामने होती हैं, इसीलिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का शेप हमें दिखता है। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की एक और खास बात ये होती है कि डीएनए के जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं दे हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोले तो अभी तक तो हमें ये समझ में आया था कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये दोनों एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस में होते हैं, हालांकि वो डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। बट एंटी पैरेलल मतलब, एंटी पैरेलल का इन जनरल क्या मतलब होता है कि अगर एक इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से इधर आ रहा है, राइट। दैट इज मोर और लेस व्हाट वी अंडरस्टैंड बाई एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी का यहाँ से मतलब है इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो 5' से 3' की तरफ जा रहा है तो दूसरा जो है वो 3' से 5' की तरफ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब बच्चों ये देखा गया कि जो डीएनए का लेंथ है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। ना दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि हमें अभी तक यही पता था कि भाई इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, राइट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई डीएनए इतना लंबा है कि वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। इट इज़ लाइक आपके पास एक छोटा सा पर्स है और मैंने आपको एक कोई बहुत लंबी सी रस्सी दे दी रखने के लिए, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ उस रस्सी की लेंथ को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये इतने छोटे से बैग में तो अटेगा ही नहीं क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई उसे तुम्हें डालना ही है उसके अंदर, तो क्या कोई तरीका है? नहीं, बिल्कुल है। आप उस रस्सी को क्या करोगे? फोल्ड कर लोगे और उसे पर्स में डाल दोगे, राइट। तो इसका मतलब है आपने क्या चेंज किया? रस्सी की लेंथ तो आपने ऑल्टर नहीं की, आपने क्या किया? उसकी पैकेजिंग को चेंज कर दिया, उसे किस तरीके से पैक करके उस बैग के अंदर फिट कर दिया। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे डीएनए के साथ, इसीलिए वी विल टॉक अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए किस तरीके से पैकेज्ड फॉर्म में रहता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोथ फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जैसे मान लो बात करते हैं ई कोलाई की, बैक्टीरिया है ना, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब आप सोचोगे कि तो इसका मतलब क्या सेल के अंदर जो डीएनए है वो पूरे जगह पे स्कैटर्ड होता है? नहीं, नॉट रियली। फिर कैसे होता है? डीएनए जो है ये लूप्स के फॉर्म में होता है और इसको पकड़ के रखा होता है प्रोटीन्स ने, यानी कि डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। अब आप सोचोगे कि डीएनए को प्रोटीन ऐसे पकड़ के रख कैसे पाता है ना, इसके पीछे का कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। डीएनए जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आप फिर से सवाल करोगे कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है?
डीएनए के स्ट्रक्चर को देखो, डीएनए के स्ट्रक्चर में रिपीटेडली हमें एक ग्रुप दिखता है विच इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप पे अगर हम फोकस करें तो हम देखते हैं कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनी होती है एंड वी सी दैट ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एक डीएनए के स्ट्रक्चर में एक नहीं बल्कि कई फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि कई नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, यानी कि ओवरऑल डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, ओके। इस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को पकड़ के रखते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन तो होना ही है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पकड़ के रखते हैं, और जिस रीजन में पकड़ के रखते हैं उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब बात करेंगे यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ये जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पर भी हमारा डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर भी होते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स। हम देखते हैं कि हमारे जो डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड यूं रैप अराउंड करके रहते हैं, मतलब उनको लपेट के ये बैठ जाते हैं। क्यों लपेट लेते हैं? क्योंकि भाई हिस्टोन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो उसको लपेट के बैठ जाते हैं। ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि हिस्टोन के ऊपर किसका रैपिंग, डीएनए का रैपिंग, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कितना डीएनए रैप अराउंड होता है उस न्यूक्लियोसोम के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये न्यूक्लियोसोम कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग चलो चलते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर याद है हमने क्रोमैटिन के बारे में पढ़ा था, विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें बीच बीच में ना बीड्स जैसी चीजें दिखती हैं। बीड्स समझते हो? जैसे यूं समझ लो कि एक माला है, माला में बीच बीच में मोती लगी हुई है, तो कैसा दिखेगा? थ्रेड मोती, थ्रेड मोती, थ्रेड मोती, ऐसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को, तो आप देखोगे आपको वैसा ही थ्रेड मोती दिख रहा है। सो दैट मोती और दैट बीड इज नथिंग बट द न्यूक्लियोसोम, और वो जो थ्रेड दिख रहा है दैट इज द क्रोमैटिन, राइट। तो अब समझ में आ गया कि कहां पर डीएनए रहता है, समझ में आ गया ना। वो जो बीड्स आपको दिख रहे हैं दे आर द न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या है? जिसके अंदर प्रोटीन्स है और प्रोटीन्स के ऊपर लपेटे हुए हैं डीएनए। तो बच्चों हम नोटिस करते हैं कि ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसी है? बेस्ड ऑन दैट क्रोमैटिन के दो फॉर्म्स होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो इसमें लूज पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है, यानी कि ये कंपैरेटिवली लेस डीएनए कंटेन करते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो दे आर लाइटली स्टेन्ड, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड से कॉपी करते हुए आरएनए का बनना, राइट। सो डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यूक्रोमैटिन ये वो वाला क्रोमैटिन है जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो करता है, वहां से आरएनए बनता है। दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये कहां पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे हम हेटेरोक्रोमैटिन की। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? इसमें टाइटर डीएनए पैकेजिंग, डीएनए बहुत टाइटली पैकेज्ड होता है। टाइटली पैकेज्ड बोले तो इसमें ज्यादा डीएनए होता है, राइट। मतलब ऐसे समझो एक बॉल है, उसके ऊपर आपने बहुत राउंड्स ऑफ रस्सी घुमा रखी है, एकदम टाइटली घुमा रखा है, मतलब इसमें रस्सी बहुत ज्यादा है, राइट। बिकॉज आप उस तरीके से समझो इसको। होता क्या है न्यूक्लियोसोम में? अंदर प्रोटीन होता है, उसके ऊपर डीएनए रैप अराउंड होता है ना। तो यहाँ पर ज्यादा टाइटर पैकेजिंग होती है डीएनए के, इसीलिए जब हम हेटेरोक्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? लाइटली स्टेन्ड नहीं दिखता है, हेवीली स्टेन्ड दिखता है, डार्क स्टेन्ड दिखता है। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर से इस वाले पोर्शन ऑफ डीएनए से आरएनए का बनने का कोई सीन नहीं होता है। ये किसमें पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स।
तो बच्चों, जब से हम जेनेटिक्स की कहानी सुन रहे हैं, शुरुआत की थी जेनेटिक्स की कहानी किसने? मेंडल ने। उन्होंने पीस के ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद बोवेरी सर्टन थ्योरी आई, उसके बाद मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स आए। तो इन सारे साइंटिस्ट्स ने अपने एक्सपेरिमेंटल और अपने थ्योरेटिकल स्टडी के ऊपर बेस करके ये तो बता दिया था कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया था, राइट? मतलब एक्सपेरिमेंटली अभी तक नहीं पता चल पाया था। तो वो खोज जो है वो अभी तक जारी थी, दैट who is the genetic material, the search for the genetic material। इसी जेनेटिक मटेरियल की खोज में कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फिलहाल हम बात करेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये वही बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, एब्सोल्युटली। तो क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने? अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन यूज किए, ठीक है, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बोले तो स्मूथ स्ट्रेन। ये वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है जिनका एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट होता था, यानी कि इन बैक्टीरिया के बाहर ये, अब यूँ समझ लो कि ये बैक्टीरिया जो है ना एक प्रोटेक्टिव कोट पहन के रहते थे, राइट? जब बहुत बारिश हो रही होती है, अगर आप रेनकोट के अंदर हो तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपने एक आउटर कोट लगा रखी है। तो कुछ इसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया थे, इनके बाहर एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड का कोट था, जिसकी वजह से दे वर रेजिस्टेंट टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये किसी होस्ट बॉडी में जाके रहते हैं, किसी और की बॉडी में जाके रहते हैं, वहां से अपना खाना पीना लेते हैं, है ना? लेकिन उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इन बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि इनके पास था प्रोटेक्टिव कोट, राइट? तो ये था एस स्ट्रेन। दूसरी तरफ था आर स्ट्रेन, यानी कि रफ बोले तो इनके पास ये स्मूथ कोट था ही नहीं। चूंकि स्मूथ कोट नहीं था तो इसीलिए दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट का इम्यून सिस्टम इन्हें खत्म कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन दोनों स्ट्रेन का यूज किया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। और देखो क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ 4 डिफरेंट चीजें की। पहली चीज उन्होंने क्या किया, ही इंजेक्टेड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू अ माउस, ठीक है। एक माउस के अंदर उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, ठीक। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मतलब उसमें स्मूथ कोट है, उस बैक्टीरिया के पास स्मूथ कोट है, तो बैक्टीरिया के पास सुरक्षा कवच है, राइट। तो बैक्टीरिया को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जो माउस है यानी कि जो होस्ट है उसको निमोनिया जरूर हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि द माउस डाइड ऑफ निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ग्रिफिथ ने माउस को इंजेक्ट किया विथ आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या था, उनके पास तो कोट नहीं था, सुरक्षा कवच उनके पास नहीं था, तो क्या हुआ, इस केस में माउस को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ओके। तो ग्रिफिथ ने क्या ऑब्जर्व किया इन दोनों चीज़ों से, कि जब भी वो माउस को इंजेक्ट करता था विथ एस स्ट्रेन तो उसे निमोनिया हो जाता था, और जब वो इंजेक्ट करता था विथ आर स्ट्रेन तो उसे निमोनिया नहीं होता था। तो इससे ये पता चला कि जो एस स्ट्रेन है दैट इज विरुलेंट, यानी कि जो एस स्ट्रेन है वो हार्मफुल है, करेक्ट। तो एस स्ट्रेन जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो होस्ट जो है उसको निमोनिया हो जाता है, राइट। तो दैट मीन्स एस स्ट्रेन इज हार्मफुल, लेकिन आर स्ट्रेन इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, ओके। अब ग्रिफिथ ने ये ऑब्जर्व किया कि हीट करके वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है। हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया। तो उन्होंने सोचा ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट सीरीज ट्राई करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट कर दिया तो वो किल हो गया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को अब माउस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक। नॉर्मली जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था तो क्या हुआ था, वो जो माउस था इट डाइड ऑफ निमोनिया। बट अब जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माउस वाज अलाइव, उसको कुछ नहीं हुआ, राइट, उसको नहीं हुआ निमोनिया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वो एस स्ट्रेन था जो वैसे तो विरुलेंट था, वैसे तो हार्मफुल था, बट अब चूंकि उसको हीट कर दिया था ना तो वो किल हो चुका था, वो बैक्टीरिया किल्ड था, वो बैक्टीरिया वाज नॉट इफेक्टिव, वो बैक्टीरिया मर चुका था। तो इसीलिए वो उस माउस के अंदर निमोनिया इन्फेक्ट नहीं कर पाया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ अब आएगी।
अब ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ लाइव आर स्ट्रेन को डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया माउस की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, आपके अकॉर्डिंग हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है तो इसका मतलब वो अब हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो एस स्ट्रेन हार्मफुल होता है बट हीट किल्ड है तो अब वो हार्मफुल नहीं होगा। साथ में हमने क्या डाला है, लाइव आर स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन तो वैसे ही हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि आर स्ट्रेन में वो कोट नहीं होता है उनके पास, राइट। तो इस केस में दोनों ही चीज़ हार्मफुल तो नहीं लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में जो माउस है वो लाइव ही रहना चाहिए, उसको निमोनिया नहीं होना चाहिए। लेकिन टू हिज सरप्राइज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट द माउस डाइड ऑफ निमोनिया। अब इस रिजल्ट ने ग्रिफिथ को चौंका दिया। ग्रिफिथ वाज थिंकिंग कि भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था और लाइव आर स्ट्रेन डाला था, इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी पकी थी। अब ग्रिफिथ तो वैसे ही काफ़ी चौंके हुए थे, काफ़ी सरप्राइज थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो डेड माउस था, जो मर चुका था, उस माउस की बॉडी से उन्होंने क्या रिकवर किया, उन्होंने देखा कि उस डेड माउस की बॉडी के अंदर लाइव एस स्ट्रेन था। वाओ, दैट इज अनदर अमेजिंग फैक्ट। लाइव एस स्ट्रेन तो हमने इंजेक्ट ही नहीं किया था, हमने क्या इंजेक्ट किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, ये इंजेक्ट किया था। और हमने क्या देखा कि वो माउस मर गया और उस डेड माउस की बॉडी से क्या निकला, लाइव एस स्ट्रेन। इसका मतलब है कुछ तो अंदर ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन था वो लाइव एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, कोई तो ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग चीज थी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में गई और उस लाइव आर स्ट्रेन को विरुलेंट बना दी, यानी कि उस लाइव आर स्ट्रेन को लाइव एस स्ट्रेन बना दिया, उसे हार्मफुल बना दिया, राइट। उसी वजह से तो वो माउस जो है वो मर गया। इनफैक्ट मरे हुए माउस के अंदर से हमें क्या मिला, हमें लाइव एस स्ट्रेन भी मिला, राइट। तो अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था वो तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर पता चला कि कुछ तो ऐसा एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, राइट, जो एक चीज से दूसरे चीज में पास ऑन हो सकती है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, इसके ऊपर भी काफी सारा काम किया गया। इसके ऊपर भी कई सारे साइंटिस्ट्स ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, काफी सारा रिसर्च किया। तो बच्चों, बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स ने फिर से एक्सपेरिमेंट्स की लाइन लगा दी ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर है क्या, राइट। तो जब ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे रहे जैसे कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इट प्रेसिपिटेटेड विथ अल्कोहल। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड विथ प्रोटीएजेस। प्रोटीएज क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। तो यानी कि प्रोटीएज का इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर कोई असर नहीं था। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, और चाहे जो कुछ भी हो बट ये प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का इन पे कोई असर ही नहीं हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय लाइपेजेस। लाइपेज क्या होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लिपिड्स भी नहीं है। चौथा ऑब्जर्वेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड नॉट बी इनएक्टिवेटेड विथ राइबोन्यूक्लियेज। यानी कि राइबोन्यूक्लियेज क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो आरएनए को इनएक्टिवेट कर दे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आरएनए भी नहीं है। बट अब सब सोच रहे हैं कि भाई तो फिर ये है क्या। फाइनली ये पाया गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड बी इनएक्टिवेटेड विथ डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, व्हिच मींस ये क्या है, विच मीन्स दैट इट इज डीएनए। और इस तरीके से प्रूव हुआ कि डीएनए ही हमारे मूवी का हीरो है, यानी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए कई और एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। एक ऐसा ही बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किए विथ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये वायरसेस होते हैं, लेकिन इनको बैक्टीरियोफेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। अटैक करते हैं बोले तो मतलब ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया से जाके अटैच हो जाते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया बेचारा बेवकूफ़,
बेवकूफ़ है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट बैक्टीरिया जो है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर आ चुका होता है उसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझ लेता है और क्या करता है, उसको रेप्लिकेट करता रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर ये और वायरसेस प्रोड्यूस करते रहता है, राइट। तो बैक्टीरियोफेज की खास बात ये होती है कि ये खुद तो वायरस होते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये अपने नंबर में इंक्रीज करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, ओके। अब हर्शी एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई वायरस जो ये मटेरियल, अपना जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है, वो मटेरियल क्या होता है, क्या वो डीएनए होता है या फिर वो प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हर्शी एंड चेज ने किया क्या, उन्होंने कुछ वायरसेस लिए, उनको ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। उन्होंने कुछ और वायरस लिए और उनको ग्रो किया एक और मीडियम में जिसमें था रेडियो एक्टिव सल्फर। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के वायरसेस ग्रो किए जा रहे थे, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर में। अब जिन वायरसेस को हम रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे थे, उनके डीएनए में क्या होगा, उनका जो डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान दें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस होता है। तो अब अगर हम इन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका डीएनए भी रेडियो एक्टिव होगा। क्लियर? ओके। दूसरी तरफ जिन वायरसेस को हम रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे हैं, उनके केस में क्या होगा, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डीएनए में तो सल्फर होता ही नहीं है, लेकिन उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया, उन्होंने दो तरह के वायरसेस ग्रो किए, ठीक है। एक ऐसे जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव था, दूसरे ऐसे जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। तो अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले हर्शी एंड चेज ने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेजेस रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ थे, ठीक है, उनको लिया, उनको बैक्टीरिया पे अटैक करवाया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या किया, इस पूरे चीज़ को, इन सबको एजिटेट किया इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर में जब आप घुमाते हो तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस याद करो, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने क्या नोटिस किया, जो फेज पार्टिकल्स थे यानी कि जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स थे वो सेपरेट आउट हो गए, किससे, बैक्टीरियल सेल्स से, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया के जो पार्टिकल्स थे और बैक्टीरियोफेज के जो पार्टिकल्स थे वो दोनों सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंगली क्या नोटिस हुआ, अब ये नोटिस हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल्स थे वो रेडियो एक्टिव थे, लेकिन जो फेज पार्टिकल्स थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल्स रेडियो एक्टिव थे, यानी कि वो रेडियो एक्टिव कैसे हुए, वो रेडियो एक्टिव उस जेनेटिक मटेरियल के पास होने से हुए, राइट। क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज था वो बैक्टीरियल सेल को अपना क्या दे रहा था, अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा था, राइट। और इस केस में हमने क्या देखा था कि जो बैक्टीरियोफेज था उसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, ठीक है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव हो गया है, यानी कि वो जो जेनेटिक मटेरियल उसने पास ऑन किया था वो रेडियो एक्टिव था, और वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या था, डीएनए था, करेक्ट। क्योंकि हमने क्या देखा था, डीएनए हमारा इस केस में रेडियो एक्टिव था, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेकंड सिनेरियो में क्या किया हर्शी एंड चेज ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया जिनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, ठीक है, और उनको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया, उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ किया, एजिटेट किया इन अ ब्लेंडर, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से फेज पार्टिकल्स और बैक्टीरियल सेल्स सेपरेट आउट हो गए। अब देखा गया कि जो बैक्टीरियल सेल्स थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, लेकिन जो फेज पार्टिकल्स थे वो रेडियो एक्टिव ही थे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पर भी जो बैक्टीरियोफेज थे, चूंकि उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था तो उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल तो पास ऑन किया था, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी थी ये पास ऑन नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पास ऑन हुआ था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, करेक्ट। तो इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, तो प्रोटीन बैक्टीरियोफेज के अंदर था और वो बैक्टीरियोफेज के अंदर ही रह गया, इसीलिए फेज पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव निकले लास्ट तक,
है ना। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल था यानी कि जो डीएनए था वो पास ऑन हुआ बैक्टीरियल सेल में, और डीएनए इस केस में नॉन रेडियो एक्टिव था, इसीलिए बैक्टीरियल सेल्स भी नॉन रेडियो एक्टिव था, है ना। देखो कितना मजेदार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, नहीं क्या। सो हर्शे एंड चेज ने बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके फिर से ये प्रूव कर दिया कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो बच्चों फुल एंड फाइनल तरीके से ये प्रूव हो चुका था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब देखो फिर से एक डाउट खड़ा कर रही हूं मैं ये कह के कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसके अंदर डीएनए के बजाय आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसके अंदर आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस डिस्कशन के साथ एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, शायद नहीं भी आ रहा होगा, बट वो सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी सब्सटेंस को एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बनाता है। मतलब व्हाई इज इट कि डीएनए ही एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, कोई और जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है। सो व्हाट इज इट दैट डिसाइड्स कि कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। तो चलो बच्चों फटाफट से देखते हैं क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सी ऐसी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इस जॉब के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उस तरह से चलो देखते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इज इट शुड बी केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता हो, खुद की कॉपी बना सकता हो, राइट। अब देखो कंटेंडर्स तो बहुत हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, डीएनए है, आरएनए है, ये सभी लोग कंटेंडर हैं, राइट। बट सारे लोग जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे लोग खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। दूसरा क्राइटेरिया केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, बहुत ज़रूरी है भाई। स्टेबिलिटी ही नहीं है तो काहे का जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रेट को लेके जाना है, राइट। तो अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं होगा तो वो बीच में कोई ना कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके टूट फूट के रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से इसे स्टेबल होना चाहिए। प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन विच मे लीड टू इवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है ये ऐसा मटेरियल है जो ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएगा। ये इसका इकलौता काम नहीं है, इसका काम ये भी है कि कुछ नए ट्रेट्स भी आ सकें विथ टाइम, राइट। तभी तो इवोल्यूशन होता है। जैसे हम सब ने अपने जब हम एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है तो हम सब ने क्या पढ़ा है कि आज हम जितने ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एलिफेंट्स हो, चाहे छोटा सा कीड़ा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ये सारी चीज़ें लगभग सेम ओरिजिन से आई हैं। बट ओवर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ है, ये इवॉल्व किए हैं अलग अलग तरीके से, राइट। तो ये इवोल्यूशन क्यों पॉसिबल हुआ? क्यों? क्योंकि नए चेंजेस आए, म्यूटेशंस आए, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो ये स्कोप दे कि भाई बहुत स्लो अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो मतलब इट कैन स्टिल मैनेज विद दोज चेंजेस, क्योंकि वो छोटी छोटी चेंजेस से ही ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ नई चीज़ें बन सकती है, कुछ इवॉल्व हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमें नहीं दे सकती हैं। चौथा पॉइंट विच इज़ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा था, राइट। तो हमने देखा था वहाँ पर कि कैसे एक पर्टिकुलर जनरेशन में ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। जैसे अगर हम पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स को देखें, किसी जनरेशन में हमें टॉल प्लांट्स दिख रहे थे, किसी जनरेशन में हमें कुछ टॉल कुछ ड्वार्फ प्लांट्स दिख रहे थे, राइट। कभी हमें राउंड सीड्स मिल रहे थे, कभी हमें रिंकल्ड सीड्स मिल रहे थे। तो ये सब क्या है, ये सारे ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रेट्स को इस तरीके से कंट्रोल कर सके, राइट। जैसा हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखा था, ट्रेट्स का एक्सप्रेशन, ट्रेट्स के उन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल कर सके। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना होगा सो दैट इट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। और हम देखते हैं कि इन सारे क्राइटेरिया को डीएनए
डीएनए के साथ साथ आरएनए दोनों ही काफ़ी हद तक इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि आरएनए और डीएनए ये दोनों ही हमारे जो क्राइटेरिया लिस्टेड थे जेनेटिक मटेरियल के उनको लगभग फुलफिल करते हैं। ठीक है, कैसे फुलफिल करते हैं देखते हैं। चलो दोनों का देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आरएनए में ज़्यादा अच्छा है और कौन सी चीज़ें डीएनए में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर हम म्यूटेशन और इवोल्यूशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि आरएनए जो है वो ज़्यादा इजीली म्यूटेट होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, अगर दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, आरएनए का और डीएनए का स्ट्रक्चर, तो देखो आरएनए के स्ट्रक्चर में जो OH प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 2' मतलब 2 नंबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है और उसके प्रेजेंट होने की वजह से आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होता है, राइट। और कम स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत ईजिली डिग्रेड हो जाता है, बहुत इजीली ये चेंजेस अंडरगो करता है, म्यूटेट हो जाता है, तो इवोल्यूशन जो है वो फास्टर होता है आरएनए के केस में कंपेयर टू डीएनए। डीएनए के केस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो म्यूटेशन है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, तो इवॉल्व भी जो है ये कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चली। एक चीज़ ये पता चली कि भाई अगर हम सिर्फ म्यूटेशन और इवोल्यूशन की बात करें तो आरएनए थोड़ा ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू डीएनए, बट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है बोथ स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली व्हेन कंपेयर टू आरएनए। अगला पॉइंट, अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होने की वजह से एरर रेक्टिफिकेशन ज़्यादा आसान होता है। एरर रेक्टिफिकेशन बोले तो मतलब जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है, जब भी हम कॉपी बना रहे हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उनको रेक्टिफाई करना कंपैरेटिवली इजी है इन डीएनए। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए में देखो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। तो अगर मान लो किसी कारण से ये 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट आउट भी हो जाते हैं, बट स्टिल अगर सूटेबल कंडीशंस होने पे ये दोनों स्ट्रैंड्स वापस आके जुड़ भी सकते हैं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। तो वो अपने अपने जो बेस पेयरिंग जो हो रखी है उस बेस पेयरिंग की वजह से अगर वो सेपरेट आउट भी हो जाते हैं दे कैन स्टिल कम बैक एंड दे कैन अगेन फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अगर बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की तो हम देखते हैं कि डीएनए डायरेक्टली कभी भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। डीएनए को हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? आरएनए के ऊपर। तो होता कुछ यूं है, जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके पहले आरएनए बनता है, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन्स की वजह से ही जो ट्रेट्स हमें दिखते हैं वो सारे ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आंख का जो कलर होता है वो किसी एक प्रोटीन की वजह से होता है। उस प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है? आरएनए। आरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से, राइट। तो मतलब बोलने का मतलब है कि डीएनए खुद किसी और पे डिपेंड किए बिना डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, बट डीएनए ऐसा नहीं कर सकता है। डीएनए को हमेशा आरएनए के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। तो कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन से हम ये देखते हैं कि भाई डीएनए और आरएनए ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन डीएनए को हम हमेशा प्रेफर करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल मेजरली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। कौन से हैं ये 2 रीजंस? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। क्योंकि केमिकली और स्ट्रक्चरली डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और इसी स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए को प्रेफर किया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ वायरसेस हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। जहां पर भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वहां पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनका इवोल्यूशन काफ़ी फास्टर होता है। इनफैक्ट अगर इन वायरसेस की ही बात करो तो इनका लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है, बट ये म्यूटेट और इवॉल्व काफ़ी फास्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ आरएनए। अब अगला सवाल यह आता है कि हु केम फर्स्ट, डीएनए या फिर आरएनए? वेल, आरएनए था पहला जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इनफैक्ट वॉल्टर गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड। उनका ये कहना था कि किसी टाइम पे, वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे अर्थ में आरएनए था एंड ऑल द लाइफ फॉर्म्स जो हम आज अर्थ पे देखते हैं दे ऑल केम फ्रॉम आरएनए।
तो मतलब किसी ज़माने में एक वर्ल्ड था विच वॉज RNA वर्ल्ड, बिकॉज इट वॉज जस्ट RNA, ठीक है। तो मतलब बाकी सारी चीज़ें RNA से ही आई हैं, ठीक है। तो अब भाई RNA के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, तो मेजरली बताओ RNA के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है इसका। एक तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ताकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच सके, तीसरा कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, मतलब ये खुद जो है एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि RNA का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो RNA स्ट्रक्चरली कम स्टेबल होता है। चूंकि कम स्टेबल होता है तो ये ज़्यादा रिएक्ट करता है, चूंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, राइट। विथ टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होने लगी, चीज़ें इवॉल्व होने लगी, एंड दैट्स हाउ RNA से हमें DNA मिला। RNA भी काफ़ी मॉडिफिकेशन, ऐसा नहीं कि RNA ही DNA बन गया। बोलने का मतलब है कि विथ टाइम जैसे नहीं होता है क्या कि छोटी छोटी चेंजेस होते बहुत सालों के बाद हमें एक नई चीज़ मिल जाती है। तो उसी तरीके से कहने का मतलब है कि हमें RNA में ही फर्दर मॉडिफिकेशंस और फर्दर रिएक्शंस वगैरह होते होते हमें एक ऐसा फॉर्म मिला विच इज़ DNA, जो कि RNA से कई ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चों, नाउ वी आर ऑल सेट टू लर्न अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यू कैन से, रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है। जैसे जेरोक्स, राइट। हम लोग अक्सर ही स्पेशली एग्जाम टाइम में बहुत से बच्चे दूसरों के नोट्स लेके उनकी जेरोक्स कराते रहते हैं या बुक्स की जेरोक्स कराते रहते हैं। जेरोक्स में होता क्या है? उसी चीज़ की एक और कॉपी बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर जब हम DNA रेप्लिकेशन की बात करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि DNA की कॉपी बनाना। अब DNA की जेरोक्स कौन निकालता है और कैसे? अब रेप्लिकेशन ऑफ DNA की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो वाला मॉडल जो सजेस्ट किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन मॉडल। इस मॉडल के दौरान उन्होंने कहा था कि होता कुछ यूं है कि DNA के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये खुद एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट मतलब इनके बेसिस पे दूसरा स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, इनमें जो भी सीक्वेंस है, लेट अस सपोज AGTC ऐसे करके सीक्वेंस है, इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कॉन्सेप्ट से ये एक और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, पहले एक DNA था जिसके दो स्ट्रैंड थे, अब क्या हो गया, वो दो स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए। अब इस वाले स्ट्रैंड ने एक और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया, इसने एक और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने DNA हो गए? 2 DNA हो गए। तो हो गए ना, 1 के 2, रेप्लिकेशन हो गया, राइट। तो अब जो ये नए जो 2 DNA मेरे पास हैं, इनकी खास बात क्या है कि इन DNAs में एक एक स्ट्रैंड इनका पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब जो पेरेंट DNA का स्ट्रैंड था एज इट इज़ वही स्ट्रैंड है, और एक एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ना तो दोनों नए स्ट्रैंड है और ना ही दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इस मॉडल को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन, जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वैसे ये एक लौता हाइपोथेसिस नहीं था, इसके अलावा भी कई और हाइपोथेसिस थे रिगार्डिंग DNA रेप्लिकेशन, जैसे कि कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मतलब ये फुल्ली कंजर्वेटिव है। इसमें क्या होगा कि DNA का कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करता है, पूरा का पूरा DNA यानी कि दोनों स्ट्रैंड उसके दे टुगेदर एक्ट एज अ टेम्पलेट, और ये अपनी एक और कॉपी बना देता है एज इट इज, ठीक है। तो मतलब एक DNA से एक और DNA का कॉपी बन गया, तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन मॉडल। अगला एक और हाइपोथेसिस था विच इज डिस्पर्सिव DNA रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव DNA रेप्लिकेशन में जो DNA न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA थे वो छोटे छोटे पीसेस में होते थे, शॉर्ट पीसेस में होते थे। तो इसीलिए अगर DNA के पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो थोड़ा सा DNA जो है वो पेरेंटल है, उसके बाद न्यूली सिंथेसाइज्ड है, फिर पेरेंटल है, फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA जो है वो छोटे छोटे पीसेस में, शॉर्ट पीसेस में होते हैं, और इसमें जो अटैचमेंट होती है वो
ऐसी ही होती है कि जो पुरानी स्ट्रैंड थी, जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी, वो जाके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद फिर से कहीं पे पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है, फिर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो इस तरीके का दिखता है हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब हम डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो बच्चों, अब सवाल ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, या फिर डिस्पर्सिव होता है? इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए मिसेल्सन स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद ई कोलाई इन 1958। अब उन्होंने किया क्या वो अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो अगर ई कोलाई को आप एक ऐसे मीडियम में ग्रो करोगे जिसमें N15 है, N15 बोले तो नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं N14 एंड N15। तो लेट अस सपोज कि आपने ई कोलाई को N15 में ग्रो किया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने कुछ ई कोलाई को N14 मीडियम में ग्रो किया, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इन दो तरह के ई कोलाई के डीएनए में कुछ फर्क होगा? बिल्कुल होगा। डीएनए के स्ट्रक्चर को याद करो, डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ नाइट्रोजिनस बेसेस भी होते हैं, राइट। तो जिन ई कोलाई को आप N15 मीडियम में ग्रो करोगे उनके डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनमें नाइट्रोजन कैसा होगा? N15। जिनको आप N14 मीडियम में ग्रो करोगे उनके डीएनए में कौन सा वाला नाइट्रोजन होगा? N14। एब्सोल्युटली। तो अभी देखो, फॉर योर इजियर अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम N15 वाले डीएनए को ब्लू कलर से डिनोट करेंगे और N14 वाले डीएनए को हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इजियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो N15 आइसोटोप होता है ये हेवियर आइसोटोप होता है। कैसे पता चला? सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? चीज़ों को ऐसे 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 घुमाता है और उसके अंदर अगर दो तीन चीज़ों की मिक्सचर होती है, जो लाइट होता है वो दूर तक चला जाता है, जो भारी होता है, जो हेवी होता है वो पास ही रह जाता है, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ऐसा देखा गया कि जो N15 होता है वो हेवियर आइसोटोप होता है, ठीक है, कंपेयर टू N14। तो चलो अब देखते हैं कि भाई मिसेल्सन स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो बच्चों, मिसेल्सन एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया N15 मीडियम में फॉर सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशंस तक उसको N15 मीडियम में ग्रो करते रहे, ठीक है। तो ये वाले जो ई कोलाई थे इनका डीएनए कैसा था? N15 वाला, यानी कि ब्लू कलर वाला डीएनए था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो ई कोलाई थे जिनमें N15 वाला डीएनए था इनको ट्रांसफर कर दिया एक ऐसे मीडियम में जिसमें N14 था, ठीक है। और उसके बाद इन ई कोलाई सेल्स को डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया। तो अब ये सेल्स फिर से डिवाइड करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे, राइट। अब क्या किया गया? एट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिकली इसमें से सैंपल निकाल के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। अब देखना ये था कि अब हमें डीएनए कैसा मिल रहा था, एंड द ऑब्जर्वेशंस वेर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। हमने नोटिस किया कि पहला जनरेशन बोले तो एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने में लगभग 20 मिनट्स लग जाते हैं ई कोलाई को। तो 20 मिनट्स के बाद, यानी कि जनरेशन 1 में हमने नोटिस किया कि जो डीएनए मिला दे वेयर ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी बिटवीन N14 एंड N15। मैंने पहले ही बोला था कि N15 जो है नॉर्मली N14 से हेवियर होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से ये हमें पता चला था, ठीक है। बट अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमें डीएनए मिल रहे थे वो N14 और N15 के बीच में कहीं पे थे, विच मीन्स कि ये वाले डीएनए कैसे होंगे? ना तो पूरी तरह ब्लू ना तो पूरी तरह ग्रीन, बट ब्लू और ग्रीन का मिक्स, राइट। ओके, जनरेशन 2 का जो ऑब्जर्वेशन था वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जनरेशन 2 बोले तो आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन, सो रफली आफ्टर 40 मिनट्स, यहाँ पर देखा गया कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनएज विथ 2 डिफरेंट डेंसिटीज वेर फाउंड। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमें डीएनए मिल रहा था उसमें से 50% ऐसे थे जो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले थे और 50% ऐसे थे जो N14 के डेंसिटी वाले थे। दैट वॉज इंटरेस्टिंग। तो जैसे मान लो अगर टोटल हमारे पास 4 डीएनए हैं तो उसमें से 2 ऐसे थे जो ब्लू ग्रीन के मिक्सचर थे और 2 ऐसे थे जो ग्रीन थे। तो बच्चों, अब ये जो रिजल्ट्स हमें मिले, इन रिजल्ट्स को एनालाइज करके चलो देखते हैं कि कौन सा वाला मॉडल वर्क्स, है ना। तो देखो, हमने इन रिजल्ट में क्या देखा। सबसे पहले देखते हैं जनरेशन 1। जनरेशन 1 में हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले डीएनए मिले, ठीक है। इससे साफ साफ
एक हाइपोथेसिस रूल आउट हो जाता है एंड दैट इज कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। क्योंकि जो कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस था वो ये कहता था कि पूरा का पूरा डीएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और वो अपना रेप्लिका बनाता है, अपना कॉपी बनाता है, ठीक है। तो यानी कि कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में मिक्सिंग का कोई स्कोप ही नहीं है ना। तो इसीलिए इस तरह के मिक्स्ड या फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले डीएनए पाने की कोई संभावना ही नहीं है। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस था वो तो नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल, ठीक है। अब चलते हैं जनरेशन 2 के रिजल्ट पे। वो ये कह रहा था कि भाई 50% इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले थे और 50% N14 डेंसिटी वाले थे, ठीक है। अब इस रिजल्ट से फिर से एक और हाइपोथेसिस रूल आउट हो जाता है और वो है डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस। क्योंकि डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस क्या कहता था कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो होते थे वो छोटे छोटे पीसेस में होते थे। तो एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल डीएनए होता था उसमें थोड़ा सा ओल्ड स्ट्रैंड, थोड़ा सा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, फिर थोड़ा सा ओल्ड स्ट्रैंड, थोड़ा सा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस ये कहता था कि इंटरमिक्सिंग ही होती है, जो पेरेंट है उससे आइडेंटिकल डीएनए नहीं बन सकता है, राइट। तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां इंटरमिक्सिंग भी हो रही है और N14 के आइडेंटिकल भी बन रहे हैं। तो यानी कि डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस भी रूल आउट हो गया। तो अब बचा कौन सा? सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। तो अब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल को अगर हम अप्लाई करें तो क्या वो इन सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल तो ये कहता था कि भाई डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रैंड्स ही सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर वो एक एक और स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज करते हैं। तो उस लॉजिक से ये ग्रीन ब्लू का इंटरमिक्सिंग बनना भी पॉसिबल है, क्योंकि भाई ग्रीन और ब्लू दोनों सेपरेट आउट हो गए, राइट, और दोनों ने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। उस लॉजिक के हिसाब से जो ग्रीन स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनका बनना भी पॉसिबल है, राइट। तो कुल मिला के बच्चों मिसेल्सन-स्टैल के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब अगला सवाल यह है कि रेप्लिकेशन के लिए क्या हमें किसी और चीज की भी जरूरत है? जरूरत तो है, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। तो बच्चों अगर हम मशीनरी और एंजाइम्स की बात करें, खास तौर पर अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स कैटलिस्ट्स की तरह काम करते हैं। कौन से हैं ये एंजाइम्स? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। तो चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें। तो चलो बच्चों अब ये देखते हैं कि ये सारे एंजाइम्स करते क्या हैं। शुरुआत करेंगे डीएनए पॉलीमरेज से। नाम से पता चल रहा है कि ये पॉलीमराइजेशन में मदद करता है, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को जोड़ के पॉलीमर बनाता है। सो डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है डीएनए को बनाने में फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके वो डीएनए बनाने में मदद करता है। दूसरा है हेलिकेज। हेलिकेज के भी नाम पे फोकस करो, हेलिक्स से हेलिकेज। तो ये कुछ तो करता है घपला हेलिक्स के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड एकदम टाइटली वूंड एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये हेलिकेज क्या करता है? ये अनवाइंड करता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को। हेलिक्स में से, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स में से दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम करता है हेलिकेज। इसके बाद है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? अगेन नाम पे फोकस करो, प्राइमेज प्राइमर्स बनाता है। प्राइमर क्या होता है? छोटे छोटे आरएनए सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्राइमर्स। कैसे बनाता है? डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कॉन्सेप्ट से ये एंजाइम यानी कि प्राइमेज जो है छोटे छोटे आरएनए के सीक्वेंसेस या फिर आरएनए के सेगमेंट्स बनाता है और उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्राइमर्स। इसीलिए इस एंजाइम को हम कहते हैं प्राइमेज। अब बारी है डीएनए लाइगेज की। चाहे रिपेयर कह लो, चाहे रेप्लिकेशन कह लो, चाहे रिकॉम्बिनेशन कह लो डीएनए की, ये सब कुछ करता है डीएनए लाइगेज। इनफैक्ट अगर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेबोरेटरी में जाके देखोगे तो डीएनए लाइगेज जो है ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंजाइम्स होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी 2 बहुत खास बातें हैं।
इसकी एफिशिएंसी और इसकी एक्यूरेसी। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर देता है इन वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ये पॉलीमराइज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ई कोलाई। ई कोलाई में अगर हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स देखें, मतलब डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, अगर हम वो देखें, सो दैट नंबर इज 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। इतने सारे बेस पेयर्स होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इसका रेप्लिकेशन हो जाता है इन 18 मिनट्स, ओनली 18 मिनट्स में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स का रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब उनकी कॉपी बन चुकी होती है, राइट। तो अगर आप रेट ऑफ रेप्लिकेशन कैलकुलेट करो विच विल बी 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 18 मिनट्स विच इज 18 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो जो रेट आपको मिल रहा है दैट इज ह्यूज, राइट। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ये पूरा चीज़ करता है। मतलब पॉलीमरेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के डीएनए बनाता है, राइट। तो जो डीएनए सीक्वेंस है उसी का और रेप्लिकेट्स जब भी बनाने होते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज इज यूजफुल, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी एक्यूरेसी की। आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज्ड लगेगा कि ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएनए की जो कॉपी बन रही है मतलब क्या, वापस से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के हम डीएनए बना रहे हैं। यू विल बी सो अमेज्ड टू नो कि एरर होने की जो फ्रीक्वेंसी है ये इतनी कम है, लाइक 1 एरर इन 1 बिलियन कॉपीज। मतलब 1 बिलियन बेस पेयर्स अगर क्रिएट होते हैं तो उस 1 बिलियन में कोई एक एरर निकलता है। तो सोच के देखो कितना कम एरर है, राइट। 1 बिलियन इज लाइक ह्यूज, और 1 बिलियन बेस पेयर्स जब क्रिएट होते हैं तो उसमें से एक कोई एरर निकल जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जैसे जैसे ये नए बेस पेयर्स क्रिएट करता है, इट कीप्स प्रूफ रीडिंग जस्ट टू चेक फॉर एरर्स। हालांकि अगर ये एरर्स रह जाते हैं तो यही छोटे छोटे एरर्स हैं विच लेटर लीड्स टू म्यूटेशंस। तो बच्चों याद रखना, एवरी टाइम अ सेल डिवाइड्स यू नीड डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि जब जब एक सेल डिवाइड करेगा तो उसके डॉटर सेल्स को भी डीएनए चाहिए होगा, और डीएनए चाहिए होगा तो कहाँ से आएगा, डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी, और कॉपी कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब अगला सवाल ये आता है कि इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी कौन देगा, राइट। जैसे कोई भी काम करवाने के लिए लेट अस सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ लोग हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर काम करना आता है, बट उस काम को करवाने के लिए somebody हैज़ टू फंड, राइट। किसी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि रॉ मटेरियल्स आ सके, उन लोगों को अपना लेबर का कॉस्ट मिल सके, एंड दैट एंटायर वर्क कैन बी डन। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज इसकी कॉपी तो बना सकता है, बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कौन देगा, एनर्जी देगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जिस तरह से हम सब ने एटीपी का नाम सुना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है वो, एनर्जी करेंसी होता है, राइट। हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जीज आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, दे आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। उसी तरीके से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। इनफैक्ट ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है दैट इज एक्चुअली अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, राइट। जिसमें क्या होता है कि एक टेम्पलेट दिया होता है, उसी टेम्पलेट के हिसाब से हम और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के उसकी कॉपी बनाते हैं, राइट। तो इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि हाउ डज डीएनए पॉलीमरेज वर्क, डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये डीएनए पॉलीमरेज खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता है, और ना ही ये डीएनए के किसी भी रीजन से इसको इनिशिएट कर सकता है। तो डीएनए का वो वाला रीजन जहां से रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस शुरू होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो शुरू से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से बराबरी का डिस्टेंस बनाए हुए हेलिक्स बना के रखते हैं। सबसे पहले आएगा पिक्चर में कौन, एंजाइम हेलिकेज। मैंने पहले ही बताया था हेलिकेज का काम क्या है, हेलिक्स को अलग करना, मतलब जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के उनको सेपरेट करना। तो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज आएगा खच 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को
तोड़ेगा। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स? जो डीएनए का जो हमारा हेलिक्स होता है उसमें क्या होता है, जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। जैसे ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो ये हेलिकेज क्या करेगा, आएगा और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटता चला जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे ही कटते चले जाएंगे तो क्या होगा, जो दो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट आउट होने लगेंगे, राइट। तो पहले जो दो स्ट्रैंड्स ऐसे जा रहे थे अब वो दो स्ट्रैंड्स यूं सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जिस तरह का एक शेप फॉर्म कर लेगा उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो बच्चों अब देखो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हेलिकेज ने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों स्ट्रैंड में सिंथेसिस को समझेंगे, ठीक है, कि कैसे दोनों स्ट्रैंड में जो है ना एक एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। कंटिन्यूअस सिंथेसिस मतलब लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स। हम किस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं अभी, लीडिंग स्ट्रैंड, ये नाम है इसका, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड में होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, मतलब कोई चीज जब कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है। यहां पर क्या सिंथेसाइज हो रही है, डीएनए का नया स्ट्रैंड। तो नया स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस, और जिस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? ओके। तो देखो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फटाफट फटाफट रीड करता रहेगा टेम्पलेट में। टेम्पलेट क्या है, जो मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है, राइट। यहाँ पर जैसे देखो जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ना वो मेरा डीएनए था, जो ब्लैक दो लाइंस चली जा रही हैं वो क्या है, हेलिकेज ने वो दोनों को सेपरेट कर दिया है, दोनों स्ट्रैंड को। अब ये जो ब्लैक वाला लाइन है, राइट, लीडिंग स्ट्रैंड में, ये मेरा टेम्पलेट है। इसके बेस के सीक्वेंस को पढ़ के इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बनाने होंगे। कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। वही तो उसका काम है कि जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसको रीड करेगा और उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता जाएगा और उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के पूरा डीएनए बनाता जाएगा। यही उसका काम है ना। तो भाई जब उसका वही काम है तो वो अपना काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली उस सीक्वेंस को पढ़ता जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हुए डीएनए सिंथेसाइज करता जाएगा। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो रेड कलर में दिखाया जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। समझ आया? सुपर। अब पोलैरिटी की बात करेंगे। तो ये जो मेरा लीडिंग स्ट्रैंड था, मतलब जो टेम्पलेट था, वो उसकी पोलैरिटी क्या थी, वो देखो कहां से कहां रन कर रही है। हम उसी डायरेक्शन से देखेंगे, राइट, जिस डायरेक्शन से हमारा सिंथेसिस हो रहा है। तो देखो वो रन कर रहा है 3' to 5', ठीक है। तो इसका मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, रेड वाला जो स्ट्रैंड है, उसका पोलैरिटी क्या होगा, 5' to 3'। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले सीखा है कि यार डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं। एक अगर 3' से 5' जाएगा तो दूसरा 5' से 3' जाएगा, ठीक है। पोलैरिटी क्लियर है? सुपर। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे ये कि यहां पर जिस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, रेड वाले स्ट्रैंड पे फोकस करो, वही हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो जिस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा रेप्लिकेशन फोर्क भी ग्रो कर रहा है। मतलब देखो ना, हेलिकेज ऐसे खच 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 काट रहा है, तो रेप्लिकेशन फोर्क मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और मेरा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, जो रेड कलर की लाइन है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड की, यानी कि दूसरे वाले स्ट्रैंड की, और यहां पर होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। एंड लेट मी टेल यू कि यहां पर जो सिंथेसिस होता है ये कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू द कंटिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक में कुछ हो रहा होगा। एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं बल्कि कुछ और भी एंजाइम्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कौन सा है लैगिंग स्ट्रैंड। ऑब्वियसली जो नीचे का जो स्ट्रैंड है ब्लैक कलर का, दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, ये कौन सा वाला स्ट्रैंड है, 3' to 5'। तो इनफैक्ट लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा वाला है, 5' to 3', क्योंकि देखो जिधर इस रेप्लिकेशन फोर्क का मुंह खुला हुआ है उधर से हम इसको देखते हैं, इसकी पोलैरिटी को। तो इट इज फ्रॉम 5' to 3', दैट इज आवर लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है
प्राइमेज, एब्सोल्युटली। प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर्स बनाता है, छोटे छोटे आरएनए सेगमेंट्स बनाता है। तो यहाँ भी वो वही करता है, प्राइमेज आता है और वो क्या करता है, डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके सीक्वेंस को रीड करता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक आरएनए सेगमेंट बनाता है, फिर आगे जाता है, फिर एक छोटा सा आरएनए सेगमेंट बनाता है एंड सो ऑन। तो ऐसे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं, ठीक है। अब पिक्चर में आता है दूसरा एंजाइम जो हमारा हीरो है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करता है, ये जो प्राइम्ड सेगमेंट्स थे इनको एक्सटेंड करता है बाय एडिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का वही काम है यार, जिसका जो काम है वो वही करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनके साथ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है। एज अ रिजल्ट होता ये है कि आरएनए जो है, इनफैक्ट आरएनए के जो सेगमेंट्स हैं दे गेट रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ डीएनए के सेगमेंट्स, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये तो सेगमेंट 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 में है, इनको जोड़ेगा कौन? तो वहां पर आता है तीसरा एंजाइम सीन में, विच इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इन सारे डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ के एक डीएनए बना देता है। कैसे जोड़ता है? बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो इस तरीके से जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है एंड दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो चलो बच्चों, अब ये रेप्लिकेशन का पूरा सिलसिला तो हमें समझ में आ गया। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक ओवरव्यू, एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग हमने पहले भी सुना था। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से हम बनाते हैं आरएनए, ताकि उस आरएनए से हम आगे जाके प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि डीएनए जो है इंडिपेंडेंटली या डायरेक्टली प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट से हम कॉपी करके बनाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग आरएनए, and that process is called transcription. इनफैक्ट जीन एक्सप्रेशन का ये पहला स्टेप है। जीन एक्सप्रेशन बोले तो मतलब जीन में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस होने के लिए, एक्सप्रेस कब होंगी? जब उस जीन में जो भी चीज़ें हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होगा एंड देन द ट्रेट विल गेट एक्सप्रेस्ड, राइट। तो इस जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस का ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट से कॉपी करते हुए आरएनए बनाएंगे। इनफैक्ट अभी अभी जिस फ्लो की मैंने बात की, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो पूरा फ्लो है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो हाइपोथेसिस था ये प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने इन 1956 और ये सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है, फ्रॉम देयर वी सिंथेसाइज एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मैसेंजर आरएनए हम थोड़ी ही देर में जानेंगे कि आरएनए के भी कई टाइप्स होते हैं। एंड देन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए वी गेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसके अकॉर्डिंगली द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। इनफैक्ट ये जो हाइपोथेसिस है ये किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को बताता है कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो करता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम में। और इस सेंट्रल डॉगमा का ही पहला पार्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रांसक्रिप्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उसमें से एक स्ट्रैंड एक्ट्स एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? एनीवेज टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रैंड के सीक्वेंस के हिसाब से उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा या फिर जो नया स्ट्रैंड बनना है वो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। दैट्स हाउ ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस। अब एक सवाल ये आता है दिमाग में कि यार डीएनए में तो दो स्ट्रैंड थे, तो एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों बनता है? एंड द आंसर इज वेरी वेरी ऑब्वियस। यार हम सबको पता है कि आरएनए कैसा होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आरएनए में मुझे एक ही स्ट्रैंड बनाना है। अगर एक ही स्ट्रैंड बनाना है तो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड भी एक ही होना चाहिए, राइट। मतलब लेट अस से फॉर 1 सेकेंड ऐसा मान भी लेते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड एक एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे, राइट। तो यानी कि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे वो भी दो होंगे, तो क्या होगा? वो दोनों स्ट्रैंड भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, राइट।
तो इसीलिए डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंगली आरएनए का स्ट्रैंड बनता है और फिर आरएनए जो है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमें क्या समझ में आया कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स थे उसमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसके अकॉर्डिंग आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। तो इस स्ट्रैंड का नाम क्या पड़ गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है, राइट? वो कुछ नहीं करता है, बट उसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? तो ये थोड़ा सा मिसनोमर है क्योंकि ये एग्जैक्टली कुछ कोड तो करता नहीं है, मतलब ये आरएनए के लिए कुछ कोड वोड नहीं करता है, बट स्टिल इसका नाम पड़ गया है कोडिंग स्ट्रैंड। इंटरेस्टिंगली यू विल नोटिस कि जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है और जो आरएनए का सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जो आरएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ही बन रहा है, राइट? तो ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं सिवाय एक फर्क के। बोलो क्या? आरएनए में जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। लेकिन डीएनए में जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एब्सोल्युटली। तो आरएनए के स्ट्रैंड में और कोडिंग स्ट्रैंड में फर्क सिर्फ होता है यूरेसिल का। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए वाले स्ट्रैंड में होता है थाइमिन। सिर्फ इतना फर्क होता है। तो अब हमें लगभग ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोले तो मतलब डीएनए का वो वाला स्ट्रेच, राइट? डीएनए का वो वाला पोर्शन जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए जो है वो पूरा का पूरा डीएनए आरएनए में ट्रांसक्राइब हो रहा है। नहीं, डीएनए का एक पोर्शन होता है जो पोर्शन आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है? दैट पोर्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन्स होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है? प्रोमोटर नाम से पता चल रहा है ये प्रोमोट करता है। क्या प्रोमोट करता है? बेसिकली प्रोमोट तो नहीं, ये स्टार्ट करता है। इट शोज द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब जहां पे प्रोमोटर है यूं समझ लो कि वहां से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद रहता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब इट इज द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ दोज जीन्स जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होंगे, राइट? मतलब अभी मैं बता रही थी, राइट, कि डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा जिसके बेसिस पर ही आरएनए की कोडिंग होगी। तो ये जो स्ट्रैंड है ना, दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड बेसिकली इज दिस रीजन। ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ना, इसमें वो वाला सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंगली आरएनए सिंथेसाइज होगा, ठीक है? एंड देन कम्स द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जो टर्मिनेट कर देगा, जो खत्म कर देगा। सो टर्मिनेटर मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो चलो अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीनों रीजन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोमोटर से। प्रोमोटर वो वाला रीजन होता है जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। आई वुड नॉट से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, बट येस, ये यही इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ से जो है अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है, राइट? इनफैक्ट ये वही वाला रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज की हमने बहुत बातें की थी पहले, राइट? जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे तो आपको याद ही होगा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में मदद करता है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के डीएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? सेम काम करेगा, जस्ट दैट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनाएगा आरएनए। एब्सोल्युटली। तो आरएनए पॉलीमरेज का यहां पर लीडिंग रोल है, ठीक है? अगर हम बात करें लोकेशन की तो हम नोटिस करते हैं कि डीएनए के अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है प्रोमोटर रीजन। मतलब जैसे मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर की तरफ जो चीज लोकेटेड है दैट इज अपस्ट्रीम, जो नीचे की तरफ लोकेटेड है दैट इज डाउनस्ट्रीम। सिमिलरली डीएनए में जो ऊपर की साइड लोकेटेड है दैट इज अपस्ट्रीम, तो ऊपर की साइड लोकेटेड है प्रोमोटर रीजन और नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम में लोकेटेड है टर्मिनेटर रीजन, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझते हैं। अभी के लिए जस्ट फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग एज्यूम कर लो कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ना वो बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में वही हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है?
अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, इसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से ही आरएनए का सीक्वेंस बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड क्या करता है, कुछ कोड नहीं करता है, बस उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब नोटिस करते हैं पोलैरिटी को। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें तो ये रन कर रहा है 3' से 5' की तरफ, ठीक है। अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड को देखें तो इसकी पोलैरिटी है 5' to 3', ठीक है। अब ये एक कन्वेंशन है कि जब कभी भी हम ये कहते हैं कि भाई डीएनए का जो पोलैरिटी है वो किधर से किधर है, तो अब अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड के टर्म्स में बोलोगे तो 3' to 5' होगा, अगर कोडिंग स्ट्रैंड के टर्म्स में बोलोगे तो 5' to 3' होगा, राइट। सो दैट्स अ कंफ्यूजन। तो कन्वेंशन के तौर पे ये फॉलो किया जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो भी पोलैरिटी है हम उसी पोलैरिटी को इन जनरल बताते हैं, ठीक है। दिस इज अ कन्वेंशन दैट इज फॉलोड। जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि जो प्रोमोटर रीजन है वो डीएनए में किस तरफ लोकेटेड है, 5' की तरफ या 3' की तरफ, अब आप कैसे बताओगे। डीएनए में कहाँ लोकेटेड है, मतलब आप कोडिंग स्ट्रैंड का ही रेफरेंस लोगे, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5' to 3', ठीक है। और जो प्रोमोटर रीजन है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' रीजन, ठीक है। तो आप कहोगे कि इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर, सबको समझ में आ गया, सुपर। इसके बाद बारी है स्ट्रक्चरल जीन की। तो स्ट्रक्चरल जीन वो वाला रीजन होता है जिसके अंदर एक्चुअली वो सीक्वेंस होता है दैट कोड्स फॉर द आरएनए, राइट। मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आके बाइंड तो करता है प्रोमोटर रीजन पे, बट उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो स्ट्रक्चरल जीन का जो सीक्वेंस है उसको रीड करता रहेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाता रहेगा, एंड दैट्स हाउ इट फॉर्म्स द आरएनए, राइट। इसी तरीके से वो आरएनए को बनाएगा। इसके बाद है तीसरा रीजन दैट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर ये बताता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया है, तो यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन की कहानी खत्म होती है। इट इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम, डीएनए के डाउनस्ट्रीम, पहाड़ के नीचे, यानी कि डीएनए के नीचे की तरफ लोकेटेड होता है। किस एंड की तरफ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कोडिंग स्ट्रैंड पे फोकस करो। कोडिंग स्ट्रैंड का देखो जो 3' एंड है ना उस तरफ लोकेटेड होता है हमारा टर्मिनेटर। तो चलो बच्चों देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम मेन रोल प्ले करता है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं दैट द लीड रोल इन दिस केस इज प्लेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। कैसे काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है या फिर जुड़ जाता है एट द प्रोमोटर रीजन। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में मदद करना, राइट। यानी कि ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता रहता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते रहता है और उसके बाद उन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बना देता है आरएनए का नया स्ट्रैंड। तो इस तरीके से न्यूली सिंथेसाइज होता है आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए का सिंथेसिस होता है इन 5' to 3' डायरेक्शन, राइट। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड था दैट वाज फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है यानी कि जो आरएनए का स्ट्रैंड बनता है दैट इज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हम लेंगे एक पॉज और यहाँ पे मैं पूछूंगी आपसे एक सवाल कि हमने आरएनए बनाया क्यों, डीएनए से हमने आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्यों किया, ताकि आरएनए आगे चल के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके, राइट, ऑब्वियसली। बट देखा ये गया कि आरएनए में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स एट ऑल, राइट। यानी कि कुछ पोर्शन ही प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, कुछ पोर्शंस प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं करते हैं, एंड दिस इज वेयर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर दे, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सॉन। एक्सॉन न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस होता है जो किसी भी जीन में रहता है, राइट। ये डीएनए में भी रहता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए में भी रहता है, और ये वो वाला पोर्शन होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, विच सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। इनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्यों, बिकॉज दे आर द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसको याद रखने के लिए लुक एट दिस पिक्चर। देखो डीएनए में भी ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ऐसा सीक्वेंस दिख रहा है, आरएनए में भी वैसा दिख रहा है, राइट। सो ये जो ब्लू वाले रीजन है ना, दे आर द एक्सॉन्स।
राइट तो ये जो ब्लू वाले रीजन है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसीलिए डीएनए से जो इनिशियल एमआरएनए बनता है उसमें भी ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैच्योर एमआरएनए बनता है उसमें भी ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फाइनली जब प्रोटीन बनता है उसमें से तो वो प्रोटीन में ये एक्सॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ इंट्रॉन्स, ऑब्वियसली ऑपोजिट वाला, यानी कि जीन में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? देखो जो वाइट वाले रीजन है दे रिप्रेजेंट इंट्रॉन्स, राइट तो अगर देखो डीएनए में भी ये होते हैं, इनिशियल एमआरएनए में ये होते हैं, लेकिन मैच्योर एमआरएनए में ये नहीं होते हैं। और मैच्योर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो मैच्योर एमआरएनए में ये होते ही नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, दैट्स व्हाई इंट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? सिर्फ इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, बट ये खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर नेम इज इंट्रॉन। तो बच्चों जब हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझ रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आरएनए के टाइप्स को समझें, क्योंकि आरएनए जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैसेंजर आरएनए जिसे हम एमआरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसे हम टीआरएनए भी कहते हैं, एंड राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। तो चलो हर एक आरएनए का रोल या फिर फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। मैसेंजर मतलब क्या होता है? जो मैसेज कैरी करता है, राइट जो एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश लेके जाता है या मैसेज लेके जाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। तो देखो नाम से इसका फंक्शन काफी सिमिलर होता है। मैसेंजर आरएनए का काम होता है टू प्रोवाइड अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो सिंथेसिस किस बेसिस पे होगा, राइट तो उसका एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद है टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर, मतलब ये चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। किन चीज़ों को? एमाइनो एसिड्स को, क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? एमाइनो एसिड से, तो एमाइनो एसिड्स को लेके आना पड़ेगा, राइट तो ट्रांसफर आरएनए का काम ही यही होता है कि ये एमाइनो एसिड्स को लेकर के आता है ताकि इन एमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ज्वाइन किया जा सके टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, तो ट्रांसफर एमाइनो एसिड का मेन काम होता है टू ट्रांसफर या फिर टू ब्रिंग द एमाइनो एसिड्स इन सीक्वेंस। उसके बाद है आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। इसका बहुत क्रिटिकल रोल होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अभी तो हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए से आरएनए। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जब एक्चुअली प्रोटीन बनता है, तो उस समय क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एमाइनो एसिड्स के बीच में, और इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आरआरएनए जो है ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, जिसके तीनों रीजन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप के दौरान सबसे पहले क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा एट द प्रोमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली एसोसिएट करेगा विथ एन इनिशिएशन फैक्टर जिसे सिग्मा फैक्टर भी कहा जाता है। स्टेप नंबर 2 इज एलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब ये जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उस हेलिक्स को ये ओपन करवाता है, जिसकी वजह से होता है एलोंगेशन। आप खुद सोचो, मान लो आपके पास कोई रस्सी है जिसको ऐसे 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 फोल्ड करके रखा हुआ है और अभी इसने इतनी जगह ले रखी है। अगर मैं इसको यूं स्ट्रेट कर दूं तो क्या होगा? ये एलोंगेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है, हेलिक्स को जैसे ही ओपन करता है आरएनए पॉलीमरेज तो ये एलोंगेट हो जाता है। उसके बाद क्या? आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है, ये अपने सीक्वेंस को रीड करता है, मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को रीड करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बनाते रहता है, एंड एज अ रिजल्ट जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो बनते रहता है। एलोंगेशन के दौरान सिर्फ आरएनए का स्ट्रैंड बनता ही नहीं है बल्कि प्रूफ रीडिंग भी होती रहती है, ताकि अगर बाई चांस कोई इनकरेक्टली बेस पेयर मैच हो गया है तो उसे करेक्ट किया जा सके।
स्टेप नंबर 3 इज टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली एसोसिएट करता है एक टर्मिनेशन फैक्टर के साथ, जिसे रो फैक्टर भी कहा जाता है। रो फैक्टर का मेन काम होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को ये डिस्टेबिलाइज कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो डिस्टेबिलाइज हो जाता है, तो क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है फ्रॉम द एलोंगेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब इट इज लाइक कि भाई आप और आपके दोस्त हो, आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ रखा है तो वो वहां पे है, जैसे ही आपने छोड़ दिया तो वो वहां से चला गया। सो समथिंग लाइक दैट। यहां पर भी क्या हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड के बीच में पहले एक इंटरैक्शन था, लेकिन जैसे ही टर्मिनेशन फैक्टर यानी कि रो फैक्टर क्रिएट हो गया तो रो फैक्टर ने उनके बीच का वो कनेक्शन तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया तो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए उस एलोंगेशन कॉम्प्लेक्स से गिर गया, जो आरएनए पॉलीमरेज था वो डिसोशिएट हो गया। तो क्या हो गया, ये पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन की कहानी तो खत्म होती है, बट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके आगे भी हम बात करेंगे खूब सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि ट्रांसलेशन, जैसे कि जेनेटिक कोडोन वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा साथ में और अगला वीडियो जरूर से देखिएगा जो कि जल्द आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि क्या बोरिंग सा टॉपिक है, क्या डिफिकल्ट सा टॉपिक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।